अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है। एक ये कि जंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा जंग को, जो कि इस वक्त स्टेटस जंग का ये है कि सीज़ फायर हुआ है, लेकिन अब उससे एक स्टेप आगे जाके इस जंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स पे इत्तेफाक हुआ है। हमें ये ख़बर पता चली है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके बाद बाकी मामलात पर बात आगे होगी। इसीलिए ये इत्तेफाक होने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ट्वीट किया है एक्स पे, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग होगी पीस डील की, और उसके बाद फ़ौरन बाद एक टेक्निकल लेवल टॉक्स नेक्स्ट वीक शुरू होंगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद में शुरू होंगी। और इसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अमेरिका का और ईरान का कि उन्होंने अपनी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। तो ये कमिटमेंट, मिनिमम कमिटमेंट पे दोनों अतराफ़ ने एग्री किया है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जैसे कि जो एसेट्स फ्रीज़ किए गए हैं ईरान के, और उनके जो पैसा फ्रीज़ किया गया है उनको अनफ्रीज़ कैसे और कब किया जाएगा। दूसरा बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर इनरिचमेंट का है। वो जो ईरान के पास मौजूद है, वो वहाँ उसका अंजाम क्या होगा, उसका फ़ैसला क्या होगा, इस पे बात होनी है। फिर उसके बाद जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, उसके बारे में तय होना है कि वो कब और कैसे ख़त्म होंगी। फिर लेबनान में जो जंग हो रही है, वो जंग बंदी कैसे होगी, किन शराइत पर होगी, इस पे बात होनी है। प्रॉक्सीज़ का मसला जुड़ा हुआ है लेबनान की जंग के साथ ही, कि जो प्रॉक्सीज़ जो कहा जाता है ईरान की हैं, उनको ईरान कैसे काबू करेगा अगर लेबनान में जंग होती है। और फिर एक जो अहम मसला है वो ये है कि जो माइन स्वीप की जाएंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उसके बारे में भी एक प्लान है, उसको बनाया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ वो है जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं। इमीडिएटली जो होगा वो 2 चीज़ें हैं, जंग बंद होगी मुस्तकिल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, जिसमें हर कोई बगैर किसी फ़ीस अदा किए जा सकता है तमाम मुल्कों के बहरी जहाज़। बजट 2026 आ चुका है और मईशत में इससे बेहतरी मुमकिन होगी या नहीं। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अज़रकियानी साहब ने, जो वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना है, और मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है इस बजट पे। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पे हुकूमत ये कह रही है इससे अच्छा बजट मुमकिन ही नहीं था, और ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग उनको अलहदगी में कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया, लेकिन आवाम की राय कुछ और है। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि आप तो ज़ाहिर यही कहेंगे बजट बहुत अच्छा आपने पेश किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को आम ज़ुबान में, अभी आप ये ना समझिए कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन से कर रहे हैं, आम आदमी के लिए आप बताएं कि इस बजट में कम क्या हुआ है, ज़्यादा क्या हुआ। उन्होंने तो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं डेली की, उसकी कीमतें तो या तो वही हैं या बढ़ गई हैं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्सार साहब अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये बुनियादी तौर पे अब्सार साहब एक तनख्वाहदार तबके का बजट है, और मैं आपको एक एक का मेजर बताऊंगा। ये हमारे उस बहन भाई बुज़ुर्ग का बजट है जिसके पास वैसे वसाइल नहीं होते कि वो अपना कोई घर बना सके, ये उसका बजट है। ये हमारे सनतकार का बजट है, एक्सपोर्टर का बजट है, ये हमारी IT इंडस्ट्री का बजट है। तो ये और ये हमारी ख़वातीन का बजट है, जिसमें हमने पिंक टैक्स की, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन की यकीनी बनाई है। हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल के जो चैलेंजेस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर जो हमने सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हटाई है, या सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन बनाई है, उसको सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट किया, ये उसका बजट है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब्सार साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जब भी चादर देखकर पाँव फैलाते हुए मौका मिलेगा। हम आपसे कहते थे कि जी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं अवाम के जिसने साथ दिया, और हमने कहा था कि एक स्टेबलाइजेशन के वक्त के बाद जब मुमकिन होगा तो हम रिलीफ देंगे, और ये अवामी बजट है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेश किया।
वज़ीर आज़म ने हमेशा ये कहा था कि जब भी हमें मौका मिला सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ है, जिसको हम तस्लीम करते थे कि उनके ऊपर देर ओवरबर्डन्ड, हम उस बोझ को कम करेंगे। हमने खातिर ख्वाह उसमें कमी आज की है और दीगर स्लैब्स के अंदर, और मैं आपको उसको अमली बता भी दूंगा कि चाहे आपकी तनख्वाह 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, 8 लाख है, हर किसी को अपने माहाना टैक्स के अंदर आपको नए माली साल के अंदर आपको उसका फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये स्लैब्स में रिडक्शन जिसकी, और आपको पता है कि ये स्लैब इस तरह होते हैं, ये आम फहम ज़रूरी है कि जब मैं कहता हूँ कि 22 लाख से 32 लाख सालाना कमाने वाला शख्स जो है उसके स्लैब में 23 से 20% रेट में कमी होगी, 3% कमी हो गई है, और 32 लाख से 41 लाख वाले के रेट में 30% से 25% पे कमी हो गई है, 5% कमी हो गई है। तो कोई अगर 41 लाख कमाता है तो उसको निचले स्लैब का भी असर आता है और ऊपरले स्लैब का भी असर आता है, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह है उसके हर स्लैब, आपकी भी जितनी भी तनख्वाह होगी उसका हर स्लैब आपका उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो जो ज़्यादा तनख्वाह कमाने वाला भी है उसको निचली सारी स्लैब्स का फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इसीलिए, और हमने सुपर टैक्स सरचार्ज एक होता था तनख्वाहदार तबके पे, वो हमने बिल्कुल उड़ा दिए। इसी तरह 41 से 56 लाख वाले सालाना तनख्वाहदार तबके के स्लैब के ऊपर हमने 6% रेट कम कर दिया, 35 से 29 कर दिया, और जो 56 से 70 लाख सालाना कमाने वाले हैं उसके रेट को भी हमने 35 से 32% कर दिया, और सुपर टैक्स या सरचार्ज अलहदा है इसके जो हमने किया है। तो तनख्वाहदार तबके को एक बोझ में वाज़े कमी महसूस होगी, पहली बात ये होगी। ठीक है सर। दूसरा हमने जो मेन काम किया है वो ये किया कि हम, आप जानते हैं कि आगे हमारी मईशत ने सनत पर चलना है और एक्सपोर्ट्स पर चलना है। ये बार बार जो हम IMF के प्रोग्राम्स में जाते हैं, बार बार ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं, वो बुनियादी वजह उसकी यही है कि एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ सकती। ये बात आपकी ठीक है। तो सर उस हवाले से स्पेसिफिक हम इस रिलीफ लेके आए इस बजट में। इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है हुकूमत की स्टेटमेंट की। नहीं सर, ये तो हम पिछले कई 100 साल तो क्रेडिबिलिटी सर, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। देखें, जब IMF में नहीं हम जाते थे, नहीं तो उस हवाले से आपको टैक्स मेजर बताया ना, मैं तो आपको मसला बताया, उसका हल बताया। डॉलर रुपी जो रेशो थी, जी सर, डी वैल्यू करेंगे रुपी को तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ये कहते रहे ना। हमने कितना डी वैल्यू कर दिया है, मतलब 3 गुना डी वैल्यू किया है, इसमें आपको, और फिर भी 32 से 34 अरब गई हैं, और उसमें से भी 1 अरब ये मेरा ख्याल ऑनलाइन जो कमाते हैं वो है रेमिटेंस, सॉरी एक्सपोर्ट्स। तो क्या है क्या? जी यही बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त। एक तो डिवैल्यूएशन एक अलग मौजूद, उस पर हम किसी दिन बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। नहीं, डिवैल्यूएशन कहा जाता है ना, बुनियादी उसकी जो एक अफसर साहब ये भी है ना कि डिवैल्यूएशन आपकी किस तरीके से हुई, कितनी देर के लिए हुई, क्या आहिस्ता आहिस्ता हुई, क्या आपने अचानक एक झटके में की, वो एक अलग बहस है, वो किसी और दिन हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी होती है आपकी, वो आपकी इंपोर्ट की भी कीमत है और आपकी एक्सपोर्ट की भी कीमत है। ठीक है ना जी। तो हमें उसको दोनों तनाजुर में देखना चाहिए। मगर अभी तो मैं बजट के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा साल हमारा मुशावरती अमल जारी रहा, कारोबारों के साथ, चेंबर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद मिलते रहे, और 2-3 जो मेजर इशूज़ उन्होंने बताया जो टैक्स बर्डन जो सबसे ज़्यादा उनकी एक्टिविटी को मुतासर कर रहे हैं, वो एक था कि सुपर टैक्स का बोझ, कारोबारों के ऊपर भी सुपर टैक्स का बोझ था। 15 करोड़ से ज़्यादा जिसकी भी आमदन थी साल की, उसके ऊपर एक सुपर टैक्स का बोझ लग रहा था। तो उसके पहले 6 स्लैब्स का हमने मुकम्मल खात्मा कर दिया। पहले 6 स्लैब्स 15 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वाले कारोबार के ऊपर सुपर टैक्स खत्म हो गया, और जो 50 करोड़ से ऊपर कमाने वाले कारोबार हैं उसके ऊपर सुपर टैक्स को हमने 10% से कम करके 8% कर दिया। ये सुपर टैक्स के बर्डन की कमी एक दरीना मुतालबा था, जिसके नतीजे में अब ये सनतकारों के पास, सनत के पास ज़्यादा वसाइल होंगे कि वो रोज़गार भी फराम कर सकें, मशीनरी लगा सकें। इसी तरह एक्सपोर्टर्स का एक स्पेसिफिक टैक्स था जो एक्सपोर्ट्स पे था, जो कि एक्सपोर्ट्स हमारा मसला है। मजमूई तौर पे जब भी एक्सपोर्ट की रकम पाकिस्तान में आती थी तो 2% टैक्स लगता था, 1% एडवांस इनकम टैक्स की मद में और 1% मिनिमम टैक्स की मद में, 2% फौरन कट जाता था। ये उनकी वर्किंग कैपिटल या आपके लिक्विडिटी को मुतासर करता था। इसको हमने कम करके मजमूई को 2% से 1.25% पे कम कर दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी जितना भी जिक्र किया सेक्टर्स का कि इंडस्ट्री के लिए है, IT के लिए है, तनख्वाहदार तबके की बात की, IT का जी है सर, खवातीन के लिए IT का भी नहीं सर, और जो हमारे वो बहन भाई जो घर नहीं बनाना अफोर्ड कर सकते उनके लिए 71 अरब रुपए की अलग एलोकेशन है, जहां पे वो 1 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं 5% के फिक्स्ड टैक्स फिक्स्ड रेट पे 10 सालों के लिए। ठीक है, लेकिन आज इसमें आपने एक सेक्टर का जिक्र नहीं किया जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है और आपको उसका याद भी नहीं है शायद। नहीं सर, इससे आप प्रायोरिटी जो है हुकूमत की नजर आ रही है। ज़राअत का आपने जिक्र किया। नहीं सर, आप मैं एक एक करके, अब आप इतना बड़ा सेक्टर भूल गए तो आप मुझे फिर पूछते नहीं भूला नहीं हूँ सर, नहीं मैं आप कथा नहीं कर रहे लोगों को, फिर आप याद है मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं सारा बताऊँ। ज़राअत का बताएं। ज़राअत में मैं आपको बताता हूँ। ज़राअत में हमने एक तो हमने एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग की, इसमें एक एलोकेशन रखी है। वज़ीर आज़म साहब ने हमें खसूसी ये हिदायत दी है
कि जो आपके 88 अरब रुपए की हमारी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए जो हमने एलोकेशन की उसका एक हिस्सा मुख्तस किया जाएगा स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के लिए, सिर्फ ज़राअत के लिए, ज़राअत में भी वैल्यू है ताकि वो एक्सपोर्ट का हिस्सा बने। इसके अलावा हमने इस साल एग्रीकल्चर की अक्सरियती मशीनरी के ऊपर ड्यूटी पहले ही सिफर थी, और जो रह गई है जिसमें हार्वेस्टर भी हैं, जिसमें ट्रैक्टर भी हैं, दीगर हैं, उसकी भी दीगर अशिया की दीगर मशीनरी की जो हमने ड्यूटी है उसको हमने सिफर किया है। बाकी आप जानते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और वो मौजू जो है वो सूबों के, मगर एग्रीकल्चर और IT ये दो शोबे वज़ीर आज़म साहब के स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई दो शोबे खातिर ख्वाह ग्रोथ और जंप दिखा सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में हमारी किरदार अदा कर सकते हैं, ये दो सेक्टर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किए हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के जो यूथ स्कीम्स के लिए अलहदा जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं उसमें एक हिस्सा एग्रीकल्चर के हवाले से। ये सिर्फ 3 मिसालें मैंने आपको दी हैं। ज़राअत बिल्कुल, और मैं आपको एक और बात बताऊं जी, बजट से 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी इजलास 2 घंटे का सिर्फ ज़राअत के ऊपर किया, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन के अक्रॉस लोग, चाहे वो मैकेनाइजेशन से रिलेटेड थे, चाहे वो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड थे, चाहे वो आपके फार्मर्स एसोसिएशन थी, 10, 12, 13 नुमाइंदगान अक्रॉस द एग्रीकल्चर सेक्टर बुलाए थे स्पेसिफिकली ताकि हम उनके मुतालबात ले सकें और उनकी तजावीज़ ले सकें, और वो भी आपको आगे एक सिलसिला बियॉन्ड बजट भी ज़राअत के ऊपर इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे प्राइवेट सेक्टर के इनपुट के साथ आगे चलता अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने सूबों से 1700 अरब लिया ना? नहीं जी, तकरीबन जो रकम बजट में भी हमने रिफ्लेक्ट की है वो ग्रांट की सूरत में 1035 अरब रुपए की होगी जी। 1035 जो आपने सूबों से लिया है? नहीं जी, 1035 अरब रुपए इस बजट में। 1035 अरब आपने सूबों से लिया वापस NFC अवार्ड के तहत जो उनको आप दे रहे थे, जिस पे निगोशिएशंस हो रही थी? जी देखिए, ये एक अरेंजमेंट है जो मुल्क की दीगर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, और हम सूबों के मशकूर हैं, वज़ीर आज़म साहब ने शुक्रिया अदा किया। उसके नतीजे में ये तय हुआ कि सूबों के पास जो रकम जाएगी उसमें से ग्रांट की सूरत में अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1035 अरब रुपए वो वफाक को देंगे, मगर जी नॉट 1700, 1035 अरब रुपए। और देखिए, जो NFC का एक अलग डायलॉग है जिसमें एक मुस्तकिल एक नए NFC अवार्ड की बात है, वो इन पैरेलल अलग चलती रहेगी। अच्छा, ये 1035 अरब जो आपने लिया है, ये आप कौम को बताएंगे कि वफाक इसको कैसे खर्च करेगा? ये देखें, इसमें एक तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिफेंस नीड्स हैं, पिछले साल जंग जो हम जीते, और देखिए, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारी सारी अफवाज को उसका क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्हें दिलेरी से वो जंग लड़े और वो जंग जीते। आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, और हमने डिफेंस की एलोकेशन अभी बढ़ाई भी है, मगर हम ये समझते हैं कि इसमें अभी भी हमारा बजट डिफेंस का रिलेटिवली ठीक है, वो कम है। तो एक तो वो है, और आगे और भी चीज़ों पे इनको थोड़ा आप वो करेंगे बाइफरकेट करके कितना कितना किसको गया? नहीं जी, ये तो अभी तो मैंने आपको डिफेंस की जब बात की, या हमारी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, और अगर किसी भी जगह पे अगर वो रकम होगी खर्च मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया तो होगा ना कि एक्स्ट्रा रकम आ गई है मेरे पास, देखिए ये बजट आ जाए, मैं एक फ्रिज ले लूंगा, एक TV ले लूंगा, एक नई गाड़ी ले लूंगा। आप कुछ तो बताएं ना कौम को कि कैसे खर्च किया। सुबह से आपने पैसा लिया नहीं, एक मैंने आपको डिफेंस में गया है जी, दूसरा कहाँ गया? नहीं देखिए, डिफेंस का बजट एक है अपनी जगह, उसके अलावा हमारी एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की मद में हमने एक रकम रखी है, वो भी आपके सामने। इकोनॉमिक इनिशिएटिव क्या है? नहीं देखिए, उसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है और चीज़ें, मगर ये बिल्कुल सूबों के साथ मशावरत करके हमने की, और इसी तरह ये अब हम सूबों के साथ मिलकर ही बढ़ाएंगे। सिविल आर्म फोर्सेस की हमारी ज़रूरियात थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। FC की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। डिफेंस की अभी तक हमने तकरीबन कोई पिछले साल 2600 कुछ अरब का बजट था, 3000 लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप ये प्राइमरली हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसको ही हम आगे करना चाह रहे हैं। इस पर अगर आप बात करें तो बात यह है कि ज़्यादातर सिचुएशन तो ख़राब है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पैसा आपने सबसे ज़्यादा पंजाब से लिया है, जिस पे एतराज़ हो रहा है और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 700 अरब रुपये पंजाब ने दिया है जी। तकरीबन मेरे ख्याल से 500 से जस्ट अबव 500 होगा जी उनका, जस्ट अबव 500, मतलब वो हाफ एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है जी। तो उसमें ये बताइएगा कि ये पंजाब ही से सबसे ज़्यादा क्यों लिया, जबकि पंजाब में सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है और पंजाब पहले भी अपने हिस्से से ज़्यादा दे चुका है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब का और वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल्कुल इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब की तरफ से ताउन को यकीनी बनाया।
दूसरी बात यह है कि ये जो तकसीम है वसाइल की कि किस सूबे ने कितना दिया और इसमें हम सब सूबों के मशहूर हैं, वो उसी फार्मूले के तहत दिया जिसमें फार्मूले के तहत अभी सूबों को NFC की रकम जाती है। ठीक है, तो वही परसेंटेजेस जिससे जो वफाक और सूबों का हिस्सा जब NFC का अलहदा होता है और वो आपस में जिस तरतीब में या जिस प्रोपोर्शन में तकसीम होता है सूबों के दरमियान, उसी तरतीब से यहाँ पे फिर उनसे कंट्रीब्यूशन भी आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान से तो कुछ नहीं लिया, उसको जाता तो है NFC से। नहीं जी, देखिए बलूचिस्तान का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, मगर यकीनन उसको उनकी एक वैसे भी NFC के अंदर एक क्लॉज होती है जहाँ पे जो उनकी एक प्रोटेक्शन होती है कि जब बजट के आगाज़ में जब आप एक नंबर देते हैं तो बलूचिस्तान की जो एडिशनलिटी होती है वो प्रिजर्व होती है। मतलब कि अगर कोई शॉर्टफॉल भी FBR के टारगेट में है तो बलूचिस्तान को उतना हिस्सा मिलता है जितना उसका बनता है, इसलिए बलूचिस्तान की ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, अब आपने 1000 अरब उनसे ले लिया, फिर BISP के नाम पे 838 अरब रुपए उनको वापस दे दिए सूबों को, जबकि ये बात भी डिस्कशन हो रही थी कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये सूबों को दिया जाएगा कि वो ख़ुद अपने सूबे के हिसाब से मुताबिक, हालात के मुताबिक वो इस पर काम करें। तो इसके अलावा सूबे पैरेलल भी अपना प्लान भी चला रहे हैं, तो आप भी चला रहे हैं, तो ये आपके ख्याल में ये ज़्यादा नहीं है पैसे का? दो स्कीमें अगर चल रही हैं। देखिए, एक तो मैं ज़्या बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें 1 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों को ख़वातीन के ज़रिए ये रकम, लेकिन इस पर एक दूसरी राय भी तो है ना? नहीं, देखिए दूसरी राय होगी, आपने मुझसे मेरी मांगी है तो मैं आपसे अपनी राय दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस मौजू को वेदर ये वफाकी या सूबे की जिम्मेदारी रहनी चाहिए, ये एक अलग बहस है और ये NFC की डिस्कशन का ओवरऑल एक हिस्सा है। मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए कि सोशल वेलफेयर एक सूबाई जिम्मेदारी है और ये कल वहाँ जा सकती है, मगर कोई भी ऐसा फैसला, जिस तरह अभी भी जो फैसला हुआ है सूबों की तरफ से कंट्रीब्यूशन का, कौमी मफाद को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कंट्रीब्यूशन का फैसला किया। आगे जो भी NFC का फैसला होगा बशमूल के बेस को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, वो सिर्फ तभी उसमें कोई तब्दीली आएगी जब सारे सूबे ऑन बोर्ड होंगे और एक इत्तफाक के साथ कोई फैसला होगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर को भी दिया है इंसेंटिव और एक्सपोर्टर्स को भी दिया है, तो इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई एस्टिमेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने रियल एस्टेट में दिए इंसेंटिव तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो आना चाहिए उनको इस सेक्टर में। और दूसरी बात ये कि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देने के बावजूद भी टारगेट सिर्फ $2 बिलियन ज़्यादा रखा है, जो कि मुझे तो नहीं लगता, खैर वो भी हो सकेगा, लेकिन इतना कम क्यों? नहीं, देखिए बात यह है कि अब्सार साहब, पहले ये तो आप मानिए ना कि अगर एक्सपोर्ट्स हमारी ज़रूरत है तो एक्सपोर्टर्स को ही हमें अपने इंसेंटिव देने चाहिए थे और वो हमने इस बजट में दिए हैं और हम समझते हैं अगले साल इसके नतीजे आएंगे। अब देखिए, अगर एक एक्सपोर्टर आज अपनी इसने फैक्ट्री लगाई हुई है तो इस बजट प्रपोजल के, इस बजट के नतीजे में 3 चीज़ें उसकी आज कंपनी में क्या हुई हैं। सबसे पहले जितने उसके मुलाजमीन हैं उनका टैक्स का बोझ कम हो गया, जिसकी तनख्वाह जितनी थी उसकी जेब में आज बैठे हुए अगले साल माली साल के आगाज़ में उसकी जेब में ज़्यादा पैसे आ गए। दूसरी, वही एक्सपोर्टर जो सुपर टैक्स की मद में हुकूमत को पैसे जमा करा रहा था, वो सुपर टैक्स एलिमिनेट हो गया अगर आप पहले 7 स्लैब्स में, या कम से कम हो गया अगर आप सबसे ऊपर वाले स्लैब में। वहाँ से उसके पास वसाइल आ गए कि वो री इन्वेस्ट कर सके या वो आगे कंपेटिटिव हो सके दूसरे अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल करने में। और तीसरा ये है कि जो एक्सपोर्ट जब वो कर लेता था और उसको जो रकम वसूल होती थी उस पर जो 2% टैक्स फ़ौरन कट जाता था, अब वो 1.25% कटेगा। तो ये 3 चीज़ें हमारे एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करेंगी ताकि वो ज़्यादा कंपेटिटिव हो। दूसरी बात जो आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की देखिए जी, बिल्कुल हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इसमें एक रखी है रिली। हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टेज पे ये टैक्स था कि जिस स्टेज पे ट्रांजैक्शन, और ये कोई उनके टैक्स की लाइबिलिटी में कमी नहीं है, ये उस टैक्स में कमी है कि जब खरीदो फरोख्त होती है उस स्टेज पे, क्योंकि टैक्स का रेट बहुत हाई हो गया था, जो उसी स्टेज पे आप हासिल कर लेते थे, उसकी वजह से ये मार्केट में बहुत एक्टिविटी कम हो गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे चलेगी और उसके साथ एसोसिएटेड जितने काम है, चाहे वो मजदूरी है, चाहे वो जितने भी और एसोसिएटेड काम कंस्ट्रक्शन के आते हैं, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और ओवरऑल जो रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्स लायबिलिटी है वो मुतासिर नहीं हुई, मगर ट्रांजैक्शन स्टेज पे जिनका बर्डन था वो कम होगा और ये बायर, खरीदार और सेलर दोनों के लिए इसमें आखिर में एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। आपके अगर हुकूमत के क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट लेके आता है, एक्सपोर्टर्स आपको $32 बिलियन ला के दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रिमिटेंसेस में आपको $40 बिलियन ला रहे हैं और आप पे कोई ख़र्चा नहीं आ रहा, लेकिन सारा फोकस आप एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने पे पूरा बजट, पूरी हुकूमत लगी होती है, लेकिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, आप जॉब मार्केट में हिस्सा भी नहीं मांगते, मतलब मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी और वर्किंग अब्रॉड जब वापस आएंगे तो यहाँ जॉब्स उनको नहीं मिलेंगी,
तो आपकी जॉब मार्केट को भी इस्तेहकाम देते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज भी भिजवाते हैं, उनके लिए आपके हुकूमत कुछ नहीं करती, उनकी ज़मीनों पे भी यहाँ कब्ज़ा हो जाता है, उनके केसेस फंसे रहते हैं। ये क्या है, किस तरह की आपकी क्लाइंट, आपकी कस्टमर सर्विस, अगर आप कॉर्पोरेट माइंड से सोचें तो एक आपका क्लाइंट है $40 बिलियन दे रहा है आपको, एक $32 बिलियन दे रहा है। $32 बिलियन के लिए तो सारी डिशेज हैं, उसके लिए नहीं है। नहीं क्यों? देखिए, दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। नंबर वन, दोनों की हमें साथ साथ ज़रूरत है। दोनों की है, एक बड़ा है ना। मुझे इजाज़त दीजिए, एक तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने अवामी बजट दिया है, जिसके अंदर आपके और आपके कॉलीग्स की भी यहाँ पे टैक्स बर्डन में कमी आई है, आई होप आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं सारी उम्र उसका नहीं सर, आप, मैं कह रहा हूँ सही को सही तो कह दीजिए, दैट्स ऑल। वो तो हो गया ना। चलिए सर, ये बताइए, तनख्वाहदार तबके का बोझ कम करने का मुतालबा दरीना और जायज था कि नहीं था? वो था, वो देखिए, वो था सर, बताइए। मैं बिल्कुल था, लेकिन और ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। पहले आप बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, फिर वो मुतालबा बन गया, उसको चले सर, आप ये तो कह दें कि ऐसे ना करें, कम करके ठीक किया, इतना ही कह दिए। नहीं मतलब जो गलत था उसको आपने करेक्ट किया है। चले सर, ठीक है, तो चले, आपसे इतना ही कहलवाने पे मैं खुश हूँ। दूसरी बात अफसार साहब, जो आपने बात की ओवरसीज पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं हमारे लिए बहुत अहम है, और हमारे एम्बेसडर्स भी हैं और कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि उनकी कोई मदद नहीं हो रही। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के तहत अभी भी हुकूमत पिछले सालों से मुस्तकिल एक एलोकेशन करके बाकायदा सपोर्ट कर रही है जो भी रेमिटेंस आ रही है, ताकि उसमें आसानी हो। दूसरा, मैं आपको रीसेंट मिसाल दे देता हूँ इसी प्रॉपर्टी के हवाले से। हमने अभी एक मैकेनिज्म अप्रैल के आगाज़ में ऑपरेशनलाइज किया है कि पहले बड़ी दिक्कत होती थी हमारे ओवरसीज़ बहन भाइयों को कि जब वो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उनको, चूँकि वो यहाँ के टैक्स के निज़ाम भी नहीं है, तो वो नॉन फाइलर तस्वर होते थे, मगर उन पर तो वो क्योंकि नॉन फाइलर तस्वर नहीं होने चाहिए और उनके पास नॉन फाइलर का रेट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो टैक्स यहाँ पे रेजिडेंट ही नहीं है, तो उनको फाइलर बनने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब एक ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेशनलाइज हो गया कि वो घर बैठे हुए ही वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है, मगर प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी, OPHRD जो वजारत है ओवरसीज पाकिस्तानी की, जिसके चौधरी सालिक साहब वजीर हैं, उसकी रेगुलर मीटिंग्स वज़ीर आज़म लेते हैं टू इंश्योर कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हम डिफरेंट तरीकों से फैसिलिटेट करें। मैं खुद एक ऐसे हल्के से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी है, और हमारी कोशिश रहती है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और वो हमारे लिए, हमारे बड़े अहम, हमारे लिए सरमाया भी हैं, और इंशाल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करने का काम हम जारी रखें। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के। कायरा साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन का इल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है पिछले 6 महीने से, और एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। आपके ख्याल में ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे, और फिर इसका हल क्या है? अफसार साहब, पहली गुजारिश ये है कि ये जो अवामी उभार के नुमाइंदे थे, इनको पिछली हुकूमतों ने मिस हैंडल किया और उनके वो मुतालबात पूरे किए जो कि बिल्कुल नाकाबिले यकीन थे, और उस पर उनको एक पॉपुलर सपोर्ट मिली लोगों की। इस दफ़ा जब हमारी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो काम करने थे बार बार उन्हें कहा गया, और फेडरल गवर्नमेंट की ही एक 2 वज़रा की कमेटी बनी हुई है जो सारे मामलात को देख रही थी, उनसे एंगेज भी थी, और कुछ काम वो थे जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होने थे, और वो भी जस्टिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे थे। फर्ज करें अगर कोई फंड का रिलीज होना था तो फंड तो नेचुरली बजट में रखे जाते हैं, तो उसके लिए बजट आ गया था। हमने उनको ये बात वाजे भी की, और कमेटी में बैठ के उनके साथ सारा रन डाउन किया। कभी मैंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि रियासत की हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, अपोजिशन भी, हम सारे बैठ के उनके साथ डायलॉग कर रहे थे, और हम उनकी हर बात को गौर से सुन रहे थे, तयशुदा मुआहदों को उनको दिखा रहे थे कि ये हो गया है, जो प्रोसेस था वो उनको बताया कि इतना मुकम्मल हो चुका है। और जब ये जो नुक्ता बना एतराज़ का या प्रॉब्लम बना, इसकी वजह बनी कि उन्होंने 12 सीटों का मुतालबा किया। न सिर्फ ये सीटें ख़त्म की जाएं, बल्कि उनके मुतालबा ये था कि मकबूजा कश्मीर के वो महाजरीन जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनको स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट न किया जाए। उनके बच्चों को जो रियासत के अंदर या रियासत की बुनियाद पे स्टेट सब्जेक्ट की दाखिले मिलते हैं या नौकरियां मिलती हैं, ये भी ना दी जाए।
जो बात थी वो ये थी कि हमने कहा भाई आप एक स्टेक होल्डर जरूर हैं, लेकिन हम इस कमरे में बैठ के अगर ये 12 सीटों का फैसला कर देते हैं, आप कहते हैं खत्म करें, कोटे खत्म करें, हम कर देते हैं, कल वो कश्मीरी महाजरीन आ जाते हैं, उनके साथ यहाँ की असासी जमातें आ जाती हैं और वो कहते हैं कि बहाल करो, तो हम क्या करेंगे? फिर तो ये दबाव होगा। तो हमें स्टेक होल्डर्स यानी सियासी जमातों से, आज़ाद कश्मीर की, फेडरल गवर्नमेंट से जो कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, अपनी सियासी क़यादतों से और मकबूजा कश्मीर के महाजरीन से भी एक मुशावरत कर लेने दें, ताकि हम इसका एक ऐसा पायदार हल करें कि उनका हक के नुमाइंदगी भी ख़त्म ना हो, उनका दिल भी ना जले, क्योंकि वो लोग हैं मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनके आबाओ अजदाद लुट पुट के जम्मू और वैली के अंदर जो जद्दोजहद थी, जो लड़ाई थी, उसके नतीजे में वो बेघर हुए थे। आज़ाद कश्मीर तो लोग तो अपने घरों में आबाद थे ना, ये वहीं रहे, इन्होंने भी मसाइल सहे लेकिन ये अपने घरों में रहे, वो बेघर होके आए, लुट पुट के आए, तो उनकी कुर्बानियां हैं। सो उनको नुमाइंदगी का हक भी रहे, बिल्कुल, और आपका मुतालबा भी पूरा हो जाए। ये कि जी उनका मुतालबा ये था कि ये सीटें, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है, खासतौर पे पंजाब का वो जिक्र करते थे कि 10 सीटें पंजाब में हैं, एक आधी सीट केपी वाली भी पंजाब में है, तो यहाँ जिसकी हुकूमत होती है वो सीटें जीत लेता है और फिर अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर बनने वाली हुकूमत पे वो असरअंदाज होता है। तो ये बात किसी हद तक है दुरुस्त, इसमें गलती नहीं है। ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट हो, ये किसी और की हो, या पीटीआई की हो, लेकिन इसका हल यूं नहीं हो सकता था जिस तरह वो कह रहे थे। और हमने अबसार साहब लिटरली उनके तरले किए कि यार आपने 9 तारीख की डेडलाइन रखी है, हमें मशावरत के लिए थोड़ा टाइम दें, इलेक्शन शेड्यूल देना है, हम नहीं दे रहे, और हम इलेक्शन का शेड्यूल आपसे मशावरत से देंगे और हमें मशावरत करने के बाद इनका हल निकालना है। अगर तरले किए, उनको सारी लॉजिकल बातें की, आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ा रिकंसिलिएटरी था आपका बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देखिए बहुत पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। ये जो कमेटी निकली थी ना, ये कमेटी अवाम के इश्यूज को लेकर निकली थी। ये सड़कों, गलियों, बिजली के निज़ाम, ये इन चीज़ों को ठीक करने के लिए निकली थी। ये वहाँ के जो रियासती अखराजात हैं उनको कम करा के अवाम के फलाह के लिए निकली थी। ये असेस ना करें कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा, हाँ इस वक्त वो लोग 10-20 हज़ार निकाल के आ गए और उन लोगों को लेके वो पहले भी लेके निकले थे, और ये बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लेकिन ये पॉपुलर डिमांड्स के ऊपर था, ये अपने मुतालबात मनवाने के लिए था। उसमें जब कोई ऐसा इशू होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, हल इसका आज भी कमेटी को भी चाहिए और हुकूमत की तरफ से भी चाहिए कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए, और उनको भी चाहिए कि अपनी बात के ऊपर डटे ना रहें, उसका रैशनल हल तलाश करने की कोशिश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची के मंसूबे जो बजट में अनाउंस हुए। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। कराची के लिए मंसूबे वफाकी बजट में अनाउंस किए गए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मंसूबे नाकाफ़ी हैं, लेकिन जो मंसूबे हैं वो ये है K4, एक कराची वाटर सप्लाई का मंसूबा, उसके लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सनत व तजारत की शोबे के लिए 6.6 अरब रुपये, जिनमें एक बड़ा हिस्सा कराची इंडस्ट्रियल पार्क के एक ब्लॉक ए पर ख़र्च होगा। ML1 ये पाकिस्तान रेलवे का मंसूबा है। कराची तक रोड़ी रेलवे स्टेशन के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है जब रोड़ी से कराची की तरफ ट्रेन पहुँचना शुरू होती हैं और वहाँ से वापसी पे भी, जिसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। थर कोल कनेक्टिविटी रेलवे मंसूबे के लिए 2 अरब रुपये रखे गए हैं, जिसका फ़ायदा कराची की बंदरगाह और सनती सरगर्मियों को भी हो सकता है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि और जायज़ बात है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की इकनॉमिक जो हब है, वहाँ के लिए ये मंसूबे बहुत कम हैं और इस पे लोगों ने सवालात भी उठाए हुए हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 365 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट M6 सक्खर से हैदराबाद मोटरवे है
और इसके लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बताया गया इस बजट में नहीं है, ये मुसलसल वो मनसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है। और फिर NHA ने इन पैसों को नाकाफ़ी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 70 अरब रुपए दरकार हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वफाक जिसमें मदद कर सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, जिसमें पीने का पानी है, जिसमें सड़कों और रेलवे का निज़ाम है जिसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन जो बाकी कराची के मसाइल हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो सफाई का हाल है, जो कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, चाहे वो पीने के पानी की पाइपलाइंस हों, चाहे वो सड़कें हों, फुटपाथ हो, या जो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल हैं वो सारा इंतज़ाम कराची के मेयर को और सिंध की सूबाई हुकूमत को करना है। वो अपना ये काम कब करेगी और उसमें वफाकी हुकूमत और उनके दरमियान क्या ताउन हो सकता है, इस पर बात करेंगे फिर किसी वक्त। इस वक्त के लिए इतना ही। खुदाफिज एंड गुड नाइट।